हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन करेंगे, दैट इज ऑन पीई रेशियो। दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज पीई इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक। होता क्या है, जब इनफैक्ट जब मैं भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया हुआ था ना, तो होता क्या था यार कि मैं देखता था कि कोई स्टॉक 60 पीई पे, तो मैं उसको रिजेक्ट ही कर देता था। बिकॉज हमारे मेंटालिटी में यार वही है ना कि हम क्यों, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ कि हम क्यों ज्यादा पे करें, या व्हाई डू यू पे अ प्रीमियम फॉर एनीथिंग इन लाइफ, राइट? But that's a completely wrong mentality. मैं आपको दिखाऊंगा कि how high PE leads, how high PE stock leads to high return provided there is growth. अगर business में growth नहीं है, by growth I mean sales growth and earnings growth. अगर business में growth नहीं है, तब तो आप low PE में कर दो या high PE में कर दो, the stock will not make money, you will lose money only. कोई margin of safety का concept काम में नहीं आएगा if the business does not have growth. सो ये सब मिसकंसेप्शन ब्रेक करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीज किसी को समझ में आती ही नहीं है। इनफैक्ट जब मेरे फ्रेंड्स भी स्क्रीन करते हैं स्टॉक, तो अगर मैं वो कोई स्टॉक बोल दूं, वो सबसे पहले जाकर वो स्टॉक का नेम देखेंगे, देखेंगे अगर वो 60 पी 50 पी 70 पी में, फिर वो बात ही नहीं करेंगे स्टॉक। मतलब उनको रहेगा कि भाई स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करें, इसका तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। मतलब पी इज नॉट अ वैल्यूएशन मैट्रिक, इट्स अ पे ऑफ मैट्रिक। बट ये सब बहुत छोटी से हम लोग दूर रहेंगे। फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली वर्क्स इन द मार्केट। ज्यादा टेक्निकल में घुसने का कोई मतलब है नहीं, राइट? allow me a second. आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों को। एक सेकेंड। So let's get started. Today's session is on PE ratio. Let us decode the PE ratio. So what is a PE ratio? See, technically PE ratio is price to earnings ratio, but अर्निंग्स रेशियो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि व्हाट ड्राइव्स द परसेप्शन। बट आपको अर्निंग्स तो क्लियरली समझ में आता है। कंपनी है, उसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, हमें हमेशा ग्रोथ से मतलब है। इससे इसमें मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। से सपोज लास्ट ईयर कंपनी ने 100 रुपीज का सेल किया था। नाउ आई वांट ग्रोथ ऑन दैट सेल्स। वो सेल्स ग्रो होना चाहिए 20% 30%। ये नहीं कि वो 100 100 100 105 106 का सेल्स कर रहा है। बिकॉज आवर जीडीपी ग्रोज एट 12%। आप उसको डिबेट कर सकते हो कि ये नंबर गलत है, I'm talking about nominal GDP, आप उसको डिबेट कर सकते हो। बट है कि मान लो वो नंबर गलत भी है, तो हम कुछ तो हमारा लाइफ में बदलता नहीं है, तो लेट्स इग्नोर दैट। बट हमारा जीडीपी जब 11 12% से ग्रो करता है एंड वी कम इनटू मार्केट, वी टेक सो मच ऑफ रिस्क। So we want our business to grow the sales, grow the profit by 20%. Ideally, मैं तो ये बोलता हूँ कि हर साल profits 20% इंक्रीज करना चाहिए, तभी वो स्टॉक एटलीस्ट हम अपना रिसर्च स्टार्ट करेंगे, एल्स हम रिसर्च भी नहीं स्टार्ट करेंगे। हाउएवर ऑन दैट नोट, हम लोग अगर पीई रेशियो का बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया इट्स अ परसेप्शन टू अर्निंग। अब मैं एक बार समझा देता हूँ कि पीई रेशियो होता क्या है। से सपोज आपने 100 रुपीज बैंक में इन्वेस्ट किया, राइट? एंड आपको 7% इंटरेस्ट मिला। मतलब आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर 7 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे प्राइस हो गया 100, बिकॉज आपने 100 रुपीज पे किया था, एंड आपको अर्निंग्स हुआ 7। सो पी कम्स टू बी अराउंड 14.228, एक्सक्यूज मी, राइट? अब लोग देखते परसेप्शन क्या ड्राइव करता है। सी व्हाट डू मीन बाय परसेप्शन। जैसे अब आप देखो कि कुछ कुछ स्टॉक्स है, स्टॉक्स इन द रिसाइकलिंग सेक्टर, सेक्टर डिफेंस सेक्टर, आप देखते रहोगे कि अभी डिफेंस सेक्टर में एनएफओ आता है। डिफेंस में सारे स्टॉक, उनको ऑर्डर बुक मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो पीई बहुत ज्यादा है। सो वो परसेप्शन के कारण, बिकॉज देयर दीज सेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी द सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। जैसे आप देखोगे कि न्यूज़पेपर सेक्टर देखोगे, अब हम लोग फिजिकल न्यूज़पेपर उतना रीड नहीं करते हैं, राइट? तो उस सेक्टर में अब जो भी स्टॉक्स होगा उसका पी लो रहेगा। तो आप हम लोग लेटर ये भी समझेंगे कि देखो, सी अ स्टॉक प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। मैंने ये कल ही बताया था, रीट्रेडिंग इट्स इंपॉर्टेंट। अ स्टॉक प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, इट्स पीई इनटू ईपीएस। ईपीएस तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, जो मैंने आपको बोला कि हमें बिजनेस में, हमें वही बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जिसका प्रॉफिट एटलीस्ट 20% से ग्रोथ करे। मतलब एटलीस्ट दिस इज माई फिलोसफी। सो आपको आपका ईपीएस ग्रोथ आ गया। अब जब आपका अर्निंग्स ग्रोथ आते रहता है ना, योर पी ऑल्सो रीलेट्स एंड देन आप अर्न करते हो। ये मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। व्हाट ड्राइव्स द परसेप्शन, सेक्टर टेलमेंट और हेडविंड। जैसे अभी मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर सेक्टर का एग्जांपल लिया, डिफेंस, ईवी, रिसाइकलिंग, एआई सेक्टर, दीज आर कंसीडर्ड एज द सेक्टर्स ऑफ द फ्यूचर। तो ये परसेप्शन हो गया। बुल और बेयर मार्केट, तो राइट, जब बुल मार्केट आता है ना, तो आप देखोगे कि पी हर स्टॉक पे रिलेट कर जाता है। मतलब जो अच्छे बिजनेस होते हैं उनका पी रिलेट कर जाता है। एंड बियर मार्केट में डिस्पाइट
बिजनेस अपना अर्निंग्स ग्रोथ करते रहे बट वो पी रिलेट नहीं कर पाते, तो इट्स मैटर ऑफ बुल और बेयर मार्केट ऑल्सो। इंटरेस्ट रेट होता है क्या ना, अगर से सपोज इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो, अब जैसे आपको एफडी में मैंने एग्जांपल दिया था, कुछ अगर 7% हो रहा था, अगर मान लो आपको एफडी में 12% मिल रहा है, 13% मिल जाए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई क्यों स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क है, लेट मी गो एंड पुट माई मनी इनटू द एफडी। सो अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई। और ये वाइस वर्सा भी, अगर आपको मैं एफडी में 3% 4% रेट दूं, देन व्हाई विल यू वांट टू स्टिक टू गेट स्टक विद योर मनी इन एन एफडी? you would rather want to invest in the market। तो जब लो इंटरेस्ट रेट रहता है इकोनॉमी में, सो स्टॉक मार्केट का पी एक्सपैंड होते रहता है, राइट? बिकॉज मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स कम एंड एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर डीमैट अकाउंट्स ओपन होते जाते हैं, so that's the thing। लिक्विडिटी, एफआईआईस इन्वेस्टिंग, जैसे अभी आप बहुत सारे नैरेटिव सुन रहे होंगे कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो शॉर्ट टर्म एसटीडी इंट्रोड्यूस कर दी, एलटीसी इंट्रोड्यूस कर दी, टैक्सेशन इतना ज्यादा कर दी कि एफआईआईस आर नॉट कमिंग एंड हेंस एज ए रिजल्ट अभी जो मार्केट है वो अच्छा नहीं कर रहा है। सो लिक्विडिटी का बात हो जाता है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बात हो जाता है। सी जैसे अब चाइना है, वहां पे जो भी जैसे इंडिया एंड यूएस, दीज आर दी ओनली टू कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न बने, मतलब डॉलर के टर्म्स में बात करूँ तो पिछले 10 ईयर्स 20 ईयर्स में 10% प्लस रिटर्न बने, बिकॉज देर आर टू थिंग्स, मतलब यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है एंड कंटेस्टेबिलिटी ऑफ पावर है बेसिकली, राइट? जैसे यहाँ पर कोई भी रूल्स आप चैलेंज वगैरह कर सकते हो, दैट्स द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जैसे जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है, दे वांट टू स्टे पुट विद कंट्रीज जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, बिकॉज यहाँ पर कंटेस्टेबिलिटी ऑफ पावर हो जाता है ना? अब जैसे अब चाइना में भी कितने बिजनेसेस है, बट वहां पर ना वैल्यूएशन ज्यादा नहीं मिलता है, एंड बिकॉज वही कि डेमोक्रेसी नहीं है। अब कोई भी लीडर वहां पे जो बोलेगा वहां पे वही होना है, सो इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। सो एफ आई आर लिटिल हेसिडेंट। सो इसलिए इंडिया को एक प्रीमियम मिलता है इन वैल्यूएशन, जस्ट बिकॉज इट्स अ फ्री मार्केट डेमोक्रेसी। अर्निंग्स ग्रोथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सब कुछ भी हटा तो मेरे को चलेगा, अर्निंग्स ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं आपको बोलते जाता हूँ। एंड वही है मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस, हमें वही बिजनेस के साथ देखना है जो ग्रोथ, मतलब जो आगे का ग्रोथ हो। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, एक बिजनेस है जिसका भले ही आज कुछ भी मार्केट शेयर नहीं है, लेस देन 1% ऑफ मार्केट शेयर है, बट गोइंग फॉरवर्ड उसका मार्केट शेयर दे आर रेडी टू कैप्चर 3% 5%। मैनेजमेंट वो बुलिशनेस अपने कमेंट्री में बोल रहा है कि हम 3% 4% कैप्चर करेंगे, एंड सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो एग्जीक्यूट करते जाता तो वो पी रीरेट हो जाता है। डीरेट क्या होता है, डीरेट क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, डोंट वरी। सिक्लिकलिटी इन अर्निंग्स, सो सी मार्केट लव्स बिजनेस जहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स हो। मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड सिक्लिकल बिजनेस। आप कभी भी देखोगे ना तो सिक्लिकल बिजनेस को उतना हाई पी नहीं मिलता है, सिंपली बिकॉज वो साइकिल्स में चलते हैं, मतलब वो साइकिल्स में चलते हैं। तो होता क्या है कि आज 2 3 साल अर्निंग होगा, फिर अर्निंग्स पॉज हो जाएगा, फिर जैसे कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स जैसे सीडीएसएल वगैरह होता है, तो इसमें क्या होता है, जब बुल मार्केट आता है, जब डीमैट ज्यादा खुलते हैं तो ये लोग अर्न करते हैं। फिर कभी बेयर मार्केट आ गया, जैसे एफआईएस सेल कर दी या कुछ भी हो गया जिसमें स्टॉक मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो डीमैट अकाउंट ग्रो नहीं करते। सो सीडीएसएल वगैरह दीज आर सिक्लिकल बिजनेस, राइट? यू डोंट प्ले दोस, मतलब आप ये सब बिजनेस सब खरीदते हो। और जैसे हम कैपिटल मार्केट में पूरा सेक्टर करेंगे, बिकॉज आई फील, मतलब कि पूरा सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, बिकॉज आई फील मतलब इंडिया का कैपिटल मार्केट तो ग्रो हो ही रहा है। देयर इज एन इमेंस अपॉर्चुनिटी, आई शो यू ईच प्लेयर इन द कैपिटल मार्केट, वो तो हम लोग बाद में करेंगे। बट द पॉइंट इज जो अभी मैं डिलीवर कर रहा था कि मार्केट लव्स बिजनेस जहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हो, जहां पर टर्मिनल वैल्यू इंटैक्ट हो, मतलब मुझे अर्निंग्स दिख रहा है भाई 5 6 साल का। सिक्लिकल बिजनेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, वहाँ पे पी ज्यादा होता नहीं है बिजनेस का, एंड यू हैव टू गेट इन एंड गेट आउट एट फेयरली राइट टाइम। सो वो चीज है। मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया। सी मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस में वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई लाइक बिजनेसेस जो गाइडेंस देते हैं, बिकॉज उनका क्या है ना यार, वो मान लो एक बिजनेस बोल दिया कि भाई अभी मेरा मार्केट शेयर 1% या 5% करेंगे, अब वो मैनेजमेंट रोज सुबह उठेगा एंड उसका जो विजन है जिसको वो चेज करेगा। बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं जो कमेंट्री में गाइडेंस नहीं देते हैं, बिकॉज दे जस्ट वांट टू डोंट टेक द प्रेशर, बट आई लव मैनेजमेंट जो गाइडेंस देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट दैट आई लव। तो हम ये समझ के व्हाट ड्राइव्स द परसेप्शन, व्हाई डज पी मैटर, जो मैं आपको कह रहा था, योर रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स। आप क्या करते हो, स्टॉक बाय बाय करते हो, दैट इज योर एंट्री प्राइस, एंड आप स्टॉक को सेल करते हो, दैट इज योर एग्जिट प्राइस। सो इट्स दिस
your return is a function of two things. जब आप बाई करते हो इट्स एंट्री पीई इनटू एंट्री ईपीएस, एंड जब आप एग्जिट करते हो सो इट्स एग्जिट पीई इनटू एग्जिट ईपीएस. An investor should focus on investing in business with consistency in earning growth. The market rewards consistency. होता क्या है ना, आप सम एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे मैथमेटिकली बस देखते हैं. आपका एंट्री ईपीएस मान लो था 10, मतलब वो अर्निंग पर शेयर है, मतलब जो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इससे हमें एंट्री ईपीएस मिल लिया. अब आप एंटर किए एक बिजनेस में जिसका पी था मान लो 20, तो 20 × 10 आपका एंट्री प्राइस तो हो गया 200. हम मानते हैं कि वो बिजनेस ना कंपाउंड करते गया, कंपाउंड करते गया, कंपाउंड करते गया, प्रॉफिट्स कंपाउंड करते गया, तो उसका एंट्री ईपीएस था 10. अब मान लेते हैं उसका एग्जिट ईपीएस हो गया 12, 20% से वो अर्निंग्स कंपाउंड कर लिया. इस केस में क्या होगा ना, मार्केट भी जो आपका पी है वो आपको रिलेट कर देता है. मतलब जैसे आपने पहले मान लीजिए आपने 10 के पी पे स्टॉक, ये 20 हमारा एग्जांपल 20 था, 20 के पी पे हमने स्टॉक को एंटर किया. नाउ द पी विल रिलेट एंड द मार्केट माइट गिव इट अ पी ऑफ 25. सो आप समझ रहे हो, अब आप हो गया 25 इंटू 12, दैट इज 300. आपने एंटर किया था 200 पे, सिर्फ 20% कंपाउंडिंग हुआ, बट यू आर एग्जिटिंग द स्टॉक एट नाउ 300, और आपको स्टॉक 300 का दिखेगा. Just a second, guys. Yeah. So मैं आपको वही कह रहा था, जब प्रॉफिट लेट्स गेट बैक टू दिस स्लाइड. सो मैं आपको वही कह रहा था कि जब प्रॉफिट कंपाउंडिंग होता है ना, तो आपको पी मल्टीपल्स भी रिलेट हो जाता है. तो आप दोनों तरफ से पैसा कमाते हो, अर्निंग्स कंपाउंडिंग से तो आप कमा ही रहे हो, और आपका पी मल्टीपल भी रिलेट हो जा रहा है. When does P falls, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि लोग क्या करते हैं कि देखिए P60 क्या है, एनालिसिस करना छोड़ दिए, देखिए P20 क्या है, उसमें पूरा घुस गए. होता क्या है ना कि व्हेन ग्रोथ टेपर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. जब आप हाई पी स्टॉक में एंटर करते हो ना, तो डिस्पाइट ऑल द गुड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी पैसा बन रहा है एंड आपका पी भी रिलेट हो जाता है, तो आप बहुत ही कंपाउंडेड वे में पैसा कमा सकते हो. बट हमें, जैसे मैंने आपको कल का काफी एग्जांपल दिया था, लाइक ट्रेंड का एग्जांपल दिखाया था कि कैसे उसका अर्न सेल्स ग्रोथ गिर गया, देन स्टॉक की बहुत पिटाई हो गई थी. तो ग्रोथ टेपर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने वो बार बार यही सिखा रहा हूँ कि द फ्यूचर शुड बी बेटर द प्रेजेंट. आज भी बिजनेस 15% से ग्रो कर रहा है, तो आई वांट कि मैनेजमेंट अपने कॉन्कॉल में ये आके बोले कि भाई हम अगले साल से हम 25%, 30% से ग्रो करेंगे. मतलब डायरेक्शनली द फ्यूचर शुड बी बेटर. से सपोज टू स्टॉक्स दैट आर ग्रोइंग एट 20%, एक स्टॉक जो पहले 10% से ग्रो करता था, नाउ इट इज ग्रोइंग एट 20%, वर्सेस दूसरा स्टॉक जो 30% से ग्रो कर रहा था, नाउ इट हैज कम fallen to 20% growth. The stock A will make more money because फ्यूचर अच्छा है. द स्टॉक मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन, है ना. इसको ये देखना है कि इसका ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करता है, तो इसे ये देखना है कि इसका फ्यूचर बेटर हो रहा है. तो आप समझ गए, दो स्टॉक है, दोनों का अर्निंग्स जो 20% है, बट द स्टॉक ए विल मेक फार मोर मनी एंड स्टॉक बी में आप पैसा लूज ही करोगे डिस्पाइट 20% सेल्स ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ. तो जब आप ग्रोथ देखते हो ना, आपको हमेशा डायरेक्शन देखना है कि भाई माहौल कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब उसका फ्यूचर बेटर होने वाला है कि नहीं. जैसे एशियन पेंट्स, एचयूएल, ये सब पैसा क्यों नहीं बनता है, बिकॉज ये लोग पहले ग्रो करता था, अब नहीं ग्रो करता है. ना ही मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस में ये बोलता है कि आगे जाकर अच्छे से ग्रो करेगा. फ्यूचर ही अच्छा नहीं है, इसीलिए अर्निंग्स आर सिक्लिकल. मैंने अभी आपको समझाया ना कि मैनेजमेंट लव प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स एंड नॉट सिक्लिकल कंपनी. सिक्लिकल कंपनीज में यू हैव टू गेट इन एंड गेट आउट एट द राइट टाइम. इसके लिए मैंने एक वर्कशॉप करूंगा कैपिटल मार्केट लिंक में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिकोड सिक्लिकल बिजनेस. हाँ, earnings are artificially depressed due to high depreciation and finance costs. So बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं ना, जैसे रियल एस्टेट वगैरह, दैट आर ह्यूज केपेक्स इन नेचर. तो जब ज्यादा केपेक्स होता है, उसमें डेप्रिसिएशन होता है, तो आपको उसमें अर्निंग्स तो अभी कमी दिखेगा, राइट, बिकॉज डेप्रिसिएशन पे बहुत खर्चा चला जाता है, एंड आप उसमें लोन भी लेते हो टू फाइनेंस इट, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी हो जाता है. जब जब रियल स्टेट में, जब आपसे सपोज आपका प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा दिखने लगेगा. सो कभी कभी सो वो जिस बिजनेस में जिसमें केपेक्स बहुत ज्यादा है, लेवरेज बहुत ज्यादा है, तो उसमें अर्निंग्स आर्टिफिशियली डिप्रेस हो जाता है, बिकॉज बहुत ज्यादा खर्चा दिखता है डेप्रिसिएशन पे, इंटरेस्ट कॉस्ट पे. और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप तो अपना लोन भी पे ऑफ कर दोगे, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा नहीं, डेप्रिसिएशन भी आपका कम हो जाएगा,
डिपेंडिंग ऑन द मेथड, बट डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा, तो बाद में उसमें अर्निंग्स दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियली अभी अर्निंग्स कम दिखता है, एंड पी का रेशियो डिनोमिनेटर में ई है, अब ई का अर्निंग्स कम है तो वो पी ज्यादा दिखता है। तो वो चीज है, हमें स्टडी करना है। सिमिलरली अदर इनकम, अब अदर इनकम में क्या है, कोई बिजनेस है, मान अदर इनकम हो गया कि आप अपने से सपोज अदर इनकम हो गया कि आप अपने बिजनेस से इनकम नहीं कमा रहे हो। से सपोज आपको एक आर्ट से सपोज जैसे हम कल एक बिजनेस स्टडी कर, जिसका आटा का बिजनेस है, फ्लोर का बिजनेस है, एंड मान लो वो अपना कोई मशीनरी बेच लिया, तो उसकी तो पीएनएल अकाउंट में वो अदर इनकम में शो करेगा, है ना। पर वो, अभी मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट लव बिजनेस कंसिस्टेंसी इन अर्निंग। पर आपने इस बार मशीन बेच लिया, आप तो हर बार तो मशीन नहीं बेचोगे ना, वो अदर इनकम है। अब अदर इनकम से क्या हुआ, आपका अर्निंग्स बढ़ गया, तो आपको वो पी रेशियो आर्टिफिशियली आपको लो दिख रहा है, राइट। बस इस बार आपने मशीन बेच दिया, इस बार आपका अर्निंग्स ज्यादा हो गया, तो आपका पी कम दिख रहा है, बट असल में वो पी कम थोड़ी ना है। बस अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपको मशीन बार बार नहीं बेचोगे, आपका अर्निंग्स कम होगा, तो अगली बार अर्निंग कम होगा, तो आपको हाई दिखने लगेगा। तो आपको अर्निंग्स देखना है कि अर्निंग्स मतलब मैनिपुलेटेड तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसे हाई केपिक्स बिजनेस है, तो वहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट आएगा, खर्चा ज्यादा रहेगा, अर्निंग कम रहेगा, तो पी आपको हाई दिखेगा, बट उतना वो हाई पी है नहीं। तो इसके लिए हम लोग अदर रेशियोज भी देखते हैं, कभी कभी हम लोग पी टू इक्विटी देखते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं। तो मैं आपको वो चेकलिस्ट दे दूंगा कि किस सेक्टर के लिए कौन सा रेशियो देखना है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट द फार मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज जो आपको ये समझना है कि बिजनेस में सेल्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, ये सब है कि नहीं। यू नीड टू स्टडी वन ऑफ कॉस्ट, जैसे एमसीएक्स है, ये हेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये ना जैसे टीसीएस से अपना सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन करवा रहा था, एक बार इसका खर्चा बहुत बढ़ गया बिकॉज वो सॉफ्टवेयर में ट्रांजिशन कर रहा था, तो खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, एक्सपेंस तो अर्निंग्स कम हो गया, पर अब पी ज्यादा दिख रहा है, राइट। पी ज्यादा दिख रहा है, बट उसका पी ज्यादा है नहीं ना। इस बार उसका अर्निंग्स डिप्रेस्ड हो गया बिकॉज उसको एक खर्चा लेना पड़ा, अब वो खर्चा उसको बार बार तो नहीं लेना पड़ेगा, अगले साल वो एक्सपेंस नहीं होगा, उल्टा वो सॉफ्टवेयर में ट्रांजेक्शन हुआ, उसी कारण उसका सेल्स बढ़ेगा, उसका अर्निंग्स बढ़ेगा, तो अगले साल आपको उसका पी लो दिखेगा। तो ऐसे होता है कि कभी कभी वो पी फूल कर देता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, जैसे मैंने आपको यही समझाया कि कभी कभी पी फूल कर देता है, राइट। वन वन ऑफ कॉस्ट हो गया, मशीनरी बेच दिया, अदर इनकम हो गया, artificially earning depressed debt due to high depreciation and high interest cost, उसमें आपका खर्चा बढ़ गया, अर्निंग्स कम हो गया, अर्निंग्स कम हो गया तो आपका पी ज्यादा दिख रहा है। तो इस तरीके से वो पी फॉल कर देता है। A high P does not mean the stock is expensive and the low PE does not mean the stock is cheap. This is the most important sentence. हाँ, सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सी पैग रेशियो एंड नॉट पी, बिकॉज अभी मैंने आपको सिखाया ना कि आपको पी रेशियो कभी कभी फुल कर देता है, तो हम लोग पैग रेशियो देखते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, पहले मैं आपको, चलो ये देख लेते हैं। A high growth stock in a structural business is always available at a high PE, right? Because structural business है, वहाँ पर predictability of earnings है, management loves such companies, so वहाँ पर high PE मिलता है stock को। It might give the impression that the stock is expensive, right? Paying 60 PE for 20% growth is expensive, but paying 60 PE for 40% growth engine is fine. जैसे HUL है, उसका पी 60-65 है, बट द बिजनेस इज ग्रोइंग एट 10%, क्या फायदा, देन वी डू नॉट पे सच हाई पीई। मैं आपको हर समय हाई पीई नहीं पे करने बोल रहा हूँ, वी विल पे हाई पीई ओनली व्हेन देयर इज एन अंडरलाइंग ग्रोथ, और वो ग्रोथ एटलीस्ट 20% प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंड 20% प्रॉफिट ग्रोथ का है, देन वी शुड पे हाई पीई, बिकॉज such businesses are more often than not available at high PE only. सो हम अब आपको मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा कि बैक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले मैं आपको वैल्यूएशन का ग्लिम्स दे देता हूँ, एंड देन आई वॉक यू थ्रू कपल ऑफ स्टॉक्स। सो हाउ टू डू वैल्यूएशन बेसिस पीई, सी दिस इज अ रियल लाइफ स्टॉक का एग्जांपल जो मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया था पिछले गोल्ड, दिस इज स्काई गोल्ड का वैल्यूएशन का एक्सरसाइज है। सो हुआ क्या था ना, पिछले साल की बात है, स्काई गोल्ड का मार्केट कैप was 5,000 करोड़ का, ठीक है। FY24 में उन्होंने रेवेन्यू किया था 1745 करोड़ का, एंड FY24 का पैट गाइडेंस था 40 CR का। और एंड ऑफ FY25 एक साल का बाद का गाइडेंस क्या, हमें सिर्फ देखिए, हमें वैल्यूएशन, हमें जो भी फोरकास्ट करना है ना,
हमें सिर्फ जो मैनेजमेंट है उनसे सुन के वैल्यूएशन करना है, ऐसे वो कुछ भी अपने मन से नहीं करना, बिकॉज दैट डज नॉट मेक सेंस। सो बाय द एंड ऑफ FY 25 मैनेजमेंट ने बोला था रेवेन्यू मैनेजमेट, एवरी नंबर जो भी यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये सब मैनेजमेंट का कॉन कॉल में बोला होगा, वही नंबर्स में यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। सो उन्होंने बोला था कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन मतलब रेवेन्यू अगले साल की 1 साल के बाद का रेवेन्यू विल बी अराउंड 2700 CR से 3300 CR का, एंड दैट विल बी अराउंड 3 to 3.5%। सो हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसमें आपको बार बार बोल रखा है कि हमें प्रॉफिट कंपाउंडिंग से मतलब है, तो हमारा अल्टीमेट ग्रोथ ही यह है कि हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो केस वन क्या बनता है, सी यहाँ पर मल्टीपल केसेस बना, अब हो सकता है कि मैनेजमेंट 27 करोड़ का रेवेन्यू करे, या हो सकता है मैनेजमेंट 3300 करोड़ का रेवेन्यू करे। तो हम एक्सट्रीम केसेस देखते हैं कि मैंने एक केस बनाया कि मैनेजमेंट 2700 करोड़ का पैट रेवेन्यू कर रहा है और 3% उसका प्रॉफिट मार्जिन है, और एक केस मैंने बनाया कि 3300 करोड़ का मैनेजमेंट पैट कर रहा है और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई है 3.5%। ऑफकोर्स अब मैंने बीच में भी कुछ कुछ केस ले लिया कि अब मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो बोला था ना कि हम यहाँ पे कहीं भी अपने रेवेन्यू कर सकते हैं, तो हो सकता है मैनेजमेंट 3000 करोड़ का रेवेन्यू करता और पैट 3.5% का हो सकता। तो आप इससे एक प्रॉफिट एस्टिमेशन पे आ सकते हो, जैसे मेरे बुल केस में, बुल मतलब फेवरेबल केस में मेरा एस्टिमेशन था कि FY 25 में मैनेजमेंट का जो अर्निंग्स ग्रोथ है दैट विल बी 115 CR, मतलब 115 या 116 CR करेगा। एंड लेट मी शो यू एक्चुअल नंबर्स। सी मैनेजमेंट ने 133 CR कर दिया था FY 25 में, और हमारा केस आ रहा था। तो समझ रहे हो हम the idea here is not to get to the exact number, वो तो the idea here is to make the realistic assumptions, और वो assumptions सिर्फ मैनेजमेंट जो बोलेगा हम लोग वही करेंगे ताकि we get to accurate numbers। अब देखो हम कितने क्लोज थे, मैनेजमेंट ने 133 CR का प्रॉफिट किया, हमने 116 का एस्टिमेट किया था। हमने अलग अलग केसेस बनाया था, हो सकता मैनेजमेंट 80 CR का भी कर सकता था, तो हमने अलग अलग केसेस बनाया। नाउ नाउ अब हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 55% से 89% के बीच में लाई कर रहा था, बिकॉज हो सकता मैनेजमेंट 2700 करोड़ का रेवेन्यू करे, हो सकता मैनेजमेंट 3300 करोड़ का रेवेन्यू करे। सो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट वाज ग्रोइंग बिटवीन 55 to 89%। द पैट वुड आल्सो मतलब पैट का भी हमने रेंज देखा 81 से 115 CR के बीच का रेंज था, तो असल में मैनेजमेंट ने 133 CR किया, दैट इज फार हायर, बट हमारा अप्रोक्सीमेशन भी ये था। सो पैट वाज आल्सो ग्रोइंग एट 100% टू 187%। ओ माय गॉड, आप जैसे यहाँ से देख सकते हो पिछले साल का पैट ओनली 40 करोड़ था, एंड इस बार का हमारा एस्टिमेशन था 81 से 115 CR का, राइट, 40 से 80 वो डबल हो रहा था। 100 से 187% का पैट ग्रोथ का डिमांड था। यहाँ पर क्या हो रहा था कि पैट ग्रोथ वाज फास्टर देन द रेवेन्यू ग्रोथ, सो मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था। अब हम लोग वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम लोग हमेशा 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकालते, 1 ईयर या 2 ईयर फॉरवर्ड पी निकालते। उसका मतलब क्या, आज के प्राइस पे, आज के मार्केट कैप पे हम लोग फ्यूचर के अर्निंग्स को लेते हैं। से सपोज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैनेजमेंट माइट वुड हैव ग्रोन बाय 81 CR, मैनेजमेंट 81 CR का प्रॉफिट करता या मैनेजमेंट 99 CR का प्रॉफिट करता, ये हम बोले थे कि मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल पे जो अजम्पशन बोला था, या मैनेजमेंट अपने 115 CR का प्रॉफिट करता है। ऑफकोर्स मैनेजमेंट तो उससे ज्यादा किया जब नंबर है, बट दीज वर द एस्टिमेशन। सो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट कैप लेते हैं आज का, बिकॉज मार्केट इज अ फॉरवर्ड डिस्काउंट मशीन, मार्केट फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करता है टुडेज प्राइस। तो हम लोग आज का मार्केट कैप लेते हैं और वो अर्निंग्स को डिवाइड करते हैं। सो हमारे क्या आता है 63P, 53.9P, 51P, 44P। सो इसको हम लोग कहते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड पी lies in the range of 44 to 63P for a company that is growing between 54 to 89%। Now you got it कि उसके बाद हम लोग टैग रेशियो देखेंगे, बिकॉज सी देखो अभी भी आपको लग रहा होगा भाई 44 टू 64 63 पीई है, तो इसका पीई रेशियो बहुत ज्यादा है, बट मैनेजमेंट तो ग्रो भी तो कर रहा है 54 टू 90% के बीच में। तो अब हम लोग उसका टैग रेशियो निकालेंगे। टैग रेशियो कैसे निकालोगे, आपने 1 ईयर फॉरवर्ड पीई ले लिया 44 टू 60, आप मान लो
बीच का लेना 55p ले लिया, 1 ईयर फॉरवर्ड पी, मैनेजमेंट इज ग्रोइंग बाय 55%। तो अब आपका पेग टू वन आ गया, न्यूमरेटर में 55, डिनोमिनेटर 55, आपका पेग मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड पेग टू वन आ गया, राइट। और मैंने अपने यहाँ पे क्या बोला था, आई वांट पेग टू बी वन लेस देन 1.5 आइडियल, मतलब आइडियली है ना, आइडियली तो हम लेस देन वन भी जाएंगे, राइट। सो वो चीज है। नाउ आई होप इट्स क्लियर। आप ये समझ गए ना कि हाउ टू स्पीड फूल्स। अभी आपको स्काई गोल्ड का भी ई देखो कितना ज्यादा लग रहा था, बट जब मैंने आपको फ्यूचर का इंफॉर्मेशन दिखाया कि फ्यूचर में किस पेस से वो ग्रो कर रहा है, और हमने पेग रेशियो निकाला, तो हमने देखा कि भाई इतना पेस, इतना हाई पेस से ग्रो कर रहा है, उसके बाद भी उसका पेग इज लेस देन वन और इक्वल टू वन। सो दैट दैट बिकम्स अ गुड डील। और आप देखो कि मैंने आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाया जो मैंने खुद के लिए किया था, एंड आज आप देखो स्टॉक उस समय 5,000 करोड़ का मार्केट कैप था, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अराउंड अराउंड 50% तो हम उस पर अर्न भी कर लिए हैं, जो तो स्टॉक इज ऑल्सो रैंक अप। सो आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आई वॉज एबल टू मेक सेंस। मैं आपको फिर से एक बार क्विकली रन थ्रू कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। सी, हम तो हमें हमेशा 1 ईयर फॉरवर्ड ही निकालना है, मतलब आज के प्राइस में फ्यूचर का अर्निंग्स को डिस्काउंट करना है। आई एम रिपीटिंग, आज के मार्केट कैप फ्यूचर के अर्निंग्स को डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, आज का मार्केट कैप था 5,000 करोड़ का, आपको सीनियर की इंफॉर्मेशन मिल गया आज का मार्केट कैप से। हमने फ्यूचर का अर्निंग्स निकाला, फ्यूचर का अर्निंग्स हमने अपने से कोई बकचोदी नहीं किया, कोई केस नहीं किया, जो मैनेजमेंट बोला था हमने वो केसेस बनाया, हमारे पास फ्यूचर का अर्निंग्स आ गया। सो हमारे फ्यूचर का अर्निंग्स ये था ना, 115.5 सीआर, 81 सीआर, 92.5 सीआर। तो हम अलग अलग केस में पी रेशियो निकाले। हमने क्या किया, आज का मार्केट कैप लिया और ये सारे नंबर से डिवाइड किया फ्यूचर के अर्निंग से, तो हमारा पी रेशियो बन गया। हमारा पी रेशियो क्या बना, 44 से 63 की पी पे स्टॉक आ गया। उसके बाद हमने देखा कि ग्रोथ क्या हो रहा है, बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ हमें देखना अल्टीमेटली, है ना। पैट ग्रोथ देखना 54 to 90% हो गया, तो टेक भी लेस देन वन हो गया। तो आप समझ रहे हो कि पी, अगर अगर आप कोई बंदा देखता कि भाई पी उसका 60 का है तो उसको इन्वेस्ट ही नहीं करता, बट जब मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा था, हमने 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकाला, हमने पैग निकाला, देन हमें उसका काफी सस्ता मिला, राइट। मतलब डील काफी अच्छा मिला। अगेन ये समीर वर्तक का एक टॉक है, सो योर रिटर्न्स आर ड्रिवन बाय अर्निंग्स ग्रोथ। अब आप देखो कि ये ना बर्कशायर हैथवे कंपनी दैट वाज रन बाय वॉरेन बफेट एंड चार्ली मुंगर। सो यहाँ पर आप देखो कि अगेन रेटिंग योर रिटर्न्स आर ड्रिवन बाय अर्निंग्स ग्रोथ। तो जो बर्कशायर हैथवे है ना, अब आप देखो कि उसका उसका जो पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स था, उसका अंडरलाइन अर्निंग्स ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट। आज अर्निंग 100 रुपए है, कल 120 हो गया, दैट इज 20% अर्निंग्स ग्रोथ। सो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंटली आई वांट द बिजनेस टू ग्रो देयर अर्निंग्स बाय 20%, राइट। तो उनके पोर्टफोलियो में भी ऐसे ही स्टॉक्स था दैट वुड ग्रो बाय 19.2%, मतलब ऑन एन एवरेज अक्रॉस डिकेड्स वो 20% से उसका अर्निंग्स ग्रोथ देखो। तो आप देखो स्टॉक रिटर्न्स भी 21% बनाया। और होता क्या है ना, जब आपका इतना हाई अर्निंग्स ग्रोथ होता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, पी भी रिलेट हो जाता है, सो आपको ब्लॉकबस्टर रिटर्न देखने को मिलता है। 20% आपका अर्निंग्स ग्रोथ था, 21% स्टॉक का रिटर्न था। S&P 500 जो इंडेक्स है, जो 500 स्टॉक का इंडेक्स है यूएस, उसका अर्निंग्स ग्रोथ था 6%, और S&P रिटर्न था 10%। तो आप देखो अल्फा, मतलब बर्कशायर हैथवे का अर्निंग्स का अल्फा जो था विद रिस्पेक्ट टू S&P 500 में जो कंपनीज होते हैं, वो अल्फा था 13% और अल्फा इन रिटर्न था 11%, राइट। तो आप समझ गए ना, योर रिटर्न्स आर ड्रिवन बाय अर्निंग्स ग्रोथ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू नीड टू स्टे पुट विद बिजनेसेस जहाँ पे अर्निंग्स 20% से कंपाउंड करे, बिकॉज आप 10, आप क्या करोगे ऐसे बिजनेस के साथ रहेगा जिसका अर्निंग ग्रोथ 7% 8% है, 7-8% मान लो आपको रिटर्न पे मिल जाता है, तो उससे बेटर तो आप एफडी कर लेते ना। सो यू नीड टू स्टे पुट विद बिजनेसेस जिसका अर्निंग्स ग्रोथ इज कंपाउंडिंग बाय 20%, राइट। सी, जैसे ये बजाज फाइनेंस का एग्जांपल है, सो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं बायस बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं ये यहाँ पर समीर वर्धक क्या शो कर रहे हैं कि सस्टेन ग्रोथ इन अर्निंग्स गिव्स द कॉन्फिडेंस, राइट। देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो स्टॉक है उसका FY11 मतलब 2011 से 2018 तक का वो जर्नी है, फाइनेंशियल है कि सेल्स ग्रोथ क्या था, प्रॉफिट क्या था। अब देखो
दैट ग्रोथ का CAGR इज 53%, राइट? और sales was 40%. So Bajaj was going for fucking 40% in sales for fucking 8 years. And उससे क्या हुआ? FY11 में पी देखो, इट वॉज 10.4, और FY18 में जा जाके क्या हो गया? 38.1। और आपका आरओ आरओई भी देखो, डायरेक्शन ऑफ आरओई 8 से चालू हुआ, 19.7 हुआ, 20.5 हुआ, मतलब डायरेक्शनली आरओई भी इंप्रूव किया, डायरेक्शनली आपका पीई भी इंप्रूव किया। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि स्टॉक इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग, पीई एंड ईपीएस। एंट्री पी इंटू एंट्री ईपीएस का एंट्री पॉइंट हो जाता है, एग्जिट पॉइंट हो जाता है एग्जिट पी इंटू एग्जिट ईपीएस। तो ये 53% से अपने अर्निंग्स को कंपाउंड किया, तो आपका ईपीएस ग्रोथ तो आ गया, और आपका देखो पीई भी कितना सॉलिड रिलेट हुआ, 8.3। इनफैक्ट FY10 में 13 का पीई था, और FY18 में 38, मतलब 3.8 टाइम्स तो आपका पीई भी कंपाउंड किया। समझ रहे हो? तो आपको दोनों तरफ से आपका सिलेंडर फायर कर रहा है, पीई भी ग्रोथ हो रहा है, ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है, और वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यू गेट कंपाउंडिंग कितने। सो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं? चीप वैल्यूएशन फॉर मल्टीपल ईयर्स आफ्टर परफॉर्मेंस स्टार्टेड एज मार्केट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। जो मैं बार बार दिखा रहा था कि मार्केट लव्स प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ऐसा नहीं है कि आपका एक क्वार्टर और 2 क्वार्टर का अर्निंग्स अच्छा गया तो आपको मल्टीपल रिलेट हो जाएगा। बट जब आप लोग कंसिस्टेंसी इन अर्निंग्स दिखाओगे ना, तो आपका वैल्यूएशन मल्टीपल पी मल्टीपल रिलेट हो जाता है। अर्निंग्स इंक्रीज बाय 30x एंड मार्केट वैल्यू बाय 87x। आप समझ रहे हो? अर्निंग्स तो आपका सिर्फ 30x से इंक्रीज करता है, ईपीएस ग्रोथ। बट क्योंकि पीई ग्रोथ भी हुआ, तो नेट नेट में आपका स्टॉक जो है वो 87x रिटर्न दिया। Business now considered worth holding for 10 years, but return for decades waiting 3 to 5 years. समझ रहे हो? So you need to stay put in businesses with earnings growth. उससे क्या होता है? आपका अर्निंग्स ग्रोथ से तो आप पैसा कमाते ही हो, बाकी मार्केट भी उसका मल्टीपल को रिलेट कर देता है। जैसे बजाज फाइनेंस एग्जाम्पल आप देखें ना, कि अर्निंग्स तो आपका 30x हुआ, बट आपका स्टॉक में रिटर्न 87x बना, बिकॉज आपका अर्निंग्स ग्रोथ तो था ही, और वो मार्केट मल्टीपल भी रिलेट कर दिया। तो यू यहाँ पर मेरा नेक्स्ट साइड है, यू इसका टाइटल ये है, यू पे अ ह्यूज प्रीमियम फॉर क्वालिटी कंपनी। मतलब यार है क्या, आपको उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है जो आज क्वालिटी, जैसे आज एशियन पेंट्स, HUL, ये सब को हम लोग क्वालिटी बोल दिया बिकॉज वो पास्ट में अच्छा किया था, हालांकि अब वो अच्छा नहीं कर रहे। सो यहाँ पे तो आपको उन बिजनेस में स्टे पुट नहीं रहना है, यू नीड टू स्टे पुट इन बिजनेसेस जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। जैसे बिकॉज मैंने आपको पिछले भी अभी इतने देर से आपको मैं कह रहा कि यही समझा रहा हूँ, अर्निंग्स ग्रोथ जब अच्छा होता है तो आपका पीई तो एक्सपैंड, मतलब आप अर्निंग्स ग्रोथ से तो कमाते ही, आप पीई मल्टीपल की रेट से नहीं कमाते हो। जैसे भी अपने बजाज फाइनेंस का देखा, द स्टॉक में 30x इन अर्निंग्स, बट मार्केट से आपको रिटर्न 87x मिला, बिकॉज बाकी का रिटर्न पीई मल्टीपल की रिलेट होने से आ गया। सो यहाँ पर इस स्लाइड का मतलब है, यू पे ह्यूज प्रीमियम फॉर क्वालिटी कंपनी। इसमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में समीर वर्मा क्या शो कर रहे हैं कि डिस्पाइट दैट, देखो यहाँ पर ना सब कुछ सेम है, कैपिटल सेम है, पैट वैट अर्निंग ग्रोथ सब कुछ सेम है, बट दो बिजनेसेस है। एक से सपोज एक क्वालिटी कंपनी है, तो एक आप जो बहुत क्वालिटी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, हाई हाई पी पे, तो आपका से सपोज एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाएगा, राइट? और एक कंपनी है जिसका दैट इज अननोन, जो अभी आप से सपोज उसका अवेयरनेस है नहीं, आपने उसको ट्रैक करो, दैट इज स्मॉल कंपनी, ज्यादा डीआईएस वगैरह उसको घुसे हुए नहीं है, और उसमें आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न से सपोज 18% है विद द सेम कैश फ्लो, तो सी फॉरवर्ड पी में कितना डिफरेंस आ गया। जो क्वालिटी कंपनी है दैट वुड हैव बीन अवेलेबल एट अ फॉरवर्ड पी ऑफ 61.5 जस्ट बिकॉज इट्स नेम्ड एज क्वालिटी। बट अगर वो क्वालिटी कंपनी नहीं होता, मतलब आप वो स्टॉक में डिस्कवर नहीं होता, दैट दैट वुड हैव बीन अवेलेबल एट 10.7 पी। सो इस टाइप का बेसिकली ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। द मोस्ट द फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड वाज दिस, बिकॉज मेरे को आपको ये दिखाया था कि why do you need to stay put with businesses with a strong earning growth? because आप दो तरीके से कमा रहे हो, अर्निंग सोर्स से कमा ही रहे, और बाकी मार्केट भी मल्टीपल रिलेट कर दे रहा है, राइट? और इस स्लाइड मतलब इस स्लाइड का कोई पर्पस नहीं था, ये एक्चुअली डीसीएफ का पार्ट है। सो इवन इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट आई एम फाइन, बट यू शुड एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बिकॉज यही मैं आपको कल से सिखा रहा हूँ। सो लेट्स कंक्लूड दिस डिबेट ऑन पी रेशियो, हाई पी, लो पी। मैंने आपको बहुत क्लियर किया है कि आप यू नीड टू स्टे पुट विद businesses with high earning growth
और जबकि आप देखो कि बजाज फाइनेंस में जैसे हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं, तो बजाज फाइनेंस मेड मनी इवन इफ यू held it at 5 का प्राइस टू बुक, 4 का प्राइस टू बुक, 6 का प्राइस टू बुक, you would have made money in every price to book because our underlying PAT growth बहुत strong था, right? So let's conclude this by saying the final thoughts on it. There is no point buying stock with no growth in sales and earnings at any PE. ये मैंने आपको बार बार बोल दिया है. There is, मैं reiterate कर रहा हूँ, very important point. There is no point buying stock with no growth in sales and earnings at any PE. और मैं बार बार earnings का growth बोल रहा हूँ, sales का growth बोल रहा हूँ. पिछले साल जो ग्रो किया था उसको ग्रोथ होना चाहिए. कैलकुलेट पेग रेशियो, बिकॉज मैंने आपको अभी दिखाया कि पी रेशियो कैन मिसलीड यू. आप 60 का पी देखोगे आपको लगेगा एक्सपेंसिव है. आप पेग ग्रोथ, आप पेग कैलकुलेट करो, सी कि if can the business grow at 30%, 40% and is the peg still close to 1. आप वो देखो. Do not mind the chase low PE stock. If there is no growth, the stock will forever be a low PE stock because market multiple relate नहीं करेगा. Valuation in general is a subjective game. People will always overvalue things that they have better understanding of, and it is fine. Say suppose मेरे को जैसे कंजम्पशन प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं. सी वन ऑफ द प्रॉब्लम विद रियल एस्टेट सेक्टर्स या अदर सेक्टर्स क्या होते हैं ना, यार बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो जाते हैं. जैसे रेनफॉल आ गया तो कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है, लेबर का स्ट्राइक्स हो गया. बट से सपोज आप रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आते हो, है ना, एंड आपको से सपोज वहां पर बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप यू विल बी willing to pay a higher fee, or you'll be willing to pay a higher peg for a real estate sector that I'll not be willing to, है ना. सो वैल्यूएशन इज अ सब्जेक्टिव गेम. सो इसलिए मैं उसमें आपको अपना खुद का कन्विक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज लोग तो कहते रहेंगे हाई पी लो पी, बिकॉज यार आप समझ गए ना, बिकॉज वैल्यूएशन इन जनरल इज सब्जेक्टिव गेम. एंड जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ट्रस्ट भी लोगों को ये चीज नहीं पता है. मैंने आपको स्काई गोल्ड, बजाज फाइनेंस ये दिखाया ना, they were available at high P and high price to book. But high P and high price to book misleads for a business that is growing at a fast pace at 30%, 40% का earnings growth है. इसलिए मैंने आपको सिखाया how to calculate the PEG ratio. वो सही से आपको कुछ भी नहीं समझना, you can anytime ask me. Longer one stretches the holding period, lesser impact high valuation has on returns. चलो ये तो DCF का पार्ट है, इसमें मैं चलो बाद में आऊंगा. पॉइंट नंबर 6 देखते हैं. For FIIs, emerging market in itself is a risk. मतलब जैसे उनको तो बेटर है ना यार वो यूएस में इन्वेस्ट करे, बिकॉज इंडिया यूएस से ज्यादा रिस्की है. करेंसी डिप्रिशिएट करता है तो उसका रिस्क है. सो व्हाई increase risk by betting in emerging companies? Hence, small cap have less FII allocation. You would probably get this कि भाई वो एक इंडिया में आ रहे ना, वही उनके लिए रिस्क है. अब उसमें भी वो स्मॉल कैप में जनरली जाना नहीं चाहते. फॉर देम रिटर्न इज नॉट द मेन थिंग. मतलब ये वो 20-25% रिटर्न नहीं देखते, वो एफ आई आई देते हैं huge, मतलब उनके पास बहुत बड़ा पर्पस है. दे आर फाइन विद 10 to 12% डॉलर टर्म्स में, अगर कंपाउंड हो तो दे आर वेरी फाइन विद इट. सो वो अपना उतना रिस्क लेते नहीं है. और इसीलिए आपको स्मॉल कैप्स है ना, ये आपको लेस लो वैल्यूएशन पे मिल जाता है, बिकॉज एक बार डीआईआर और एफआईआई का इन्वेस्टमेंट हो गया लाइक एशियन पेंट्स और वो, तो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाता है. The winners keep changing, hence active investing is important, right? मैंने आपको उस स्लाइड में दिखाया था कि हर डिकेड में विनर्स चेंज हो जाते हैं. इट्स नॉट और इन्वॉल्वमेंट एनीमोर जहाँ पर आप बाय एंड फॉरगेट कर लो. रियलाइज दैट इट इज इजी बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सी होता क्या है ना, जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज्यादा लोग अपने सपोर्ट में रहेंगे नहीं. आज क्या है यार, आप एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक खरीद के बैठ जाओ, पूरा ट्विटर या फिर पूरा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वो होल्ड करके बैठे हुए हैं. मैंने आपको इसका रीजनिंग भी दिया था यार. म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है वो 40 इयर्स ओल्ड, 50 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं. मतलब उनको अपना रेपुटेशन बचाना है ना यार. व्हाई विल दे गो एंड बाय स्काई गोल्ड टाइप स्टॉक्स जो मतलब रिस्क है ना. मान लो मैनेजमेंट को गाइडेंस दे दिया था, मैनेजमेंट नहीं एग्जीक्यूट करता, हाई पी में स्टॉक पिट जाता, तो दोज आर द रिस्क, बट विद रिस्क कम्स द रिवॉर्ड. सो these were my closing thoughts on it. आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, you can take it. If you want, I'll share the PPT as well. No problem with it. But I यहाँ पे मेरा इंटेंट आपको ये था, ये शो करने का कि हाउ टू डू द वैल्यूएशन. दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे आपको सिखाना था. इनफैक्ट यहाँ से
कि why it is important to see P ratio and not P, because आप देखोगे कि 60 का P है, आपको लगेगा कि ओवर वैल्यूड है, बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने आपको दिखाया इसमें स्काईगोल्ड के एग्जांपल से कि कैसे हमें फ्यूचर का अर्निंग्स कैलकुलेट करना है, हमें फ्यूचर का अर्निंग्स को कैलकुलेट करना है। और आज वन ईयर फॉरवर्ड पी, 2 ईयर फॉरवर्ड पी निकालते हैं। 2 ईयर फॉरवर्ड पी मतलब आज के मार्केट कैप में हम सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को डिस्काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, आज के मार्केट कैप को लेके 1 साल के बाद का हमने प्रॉफिट देखा कितना होगा, तो ये पी आ रहा था 1 ईयर फॉरवर्ड पी। आज का पी तो और भी ज्यादा दिखता है, 80 दिखता है, 70 दिखता है, बट हमने 1 ईयर फॉरवर्ड पी किया तो 44 to 63 का पी आया। फिर हमने ग्रोथ रेट देखा तो हमारा टेक्निक क्लोज टू 1 आ गया। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, मतलब हाई ग्रोथ बिजनेस हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम, मीनिंग let me close the let me stop sharing the screen and then I'll tell you. हाँ, सो मैं आपको ये कह रहा था, से एक बिजनेस है जो बोल रहा है कि वो 50% ग्रोथ करेगा, एंड वर्सेस एक बिजनेस है जो बोल रहा है कि 20% ग्रोथ करेगा। नाउ 20 या 30% मान लेते हैं। सो सी, 50% ग्रोथ इंडियन के लिए दैट्स अ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला गेम, बिकॉज से सपोज स्टॉक इज ट्रेडिंग एट हाई पी और वो बोल रहा है कि वो 50% से ग्रोथ करेगा, जैसे वीटू रिटेल का एग्जांपल था, एंड इफ वो नहीं करता है देन द स्टॉक गेट्स रिटर्न डाउन। तो आपको फिर उसको क्विकली सेल करना है। आपने देखा अर्निंग्स कौन कॉल आया, ट्रांसक्रिप्ट आया, नंबर्स आया, क्वार्टर नंबर्स आया, आपने देखा कि भाई इसने वो बोला था कि 50% ग्रोथ करेगा, 30% ग्रोथ किया, 35% ग्रोथ किया, यू नीड टू ट्रिम द स्टॉक, ट्रिम योर एलोकेशन इन दैट स्टॉक, है ना। और एक मैनेजमेंट है जो बोल रहा है कि 20-25% ग्रोथ करेगा, वो कर भी दे रहा है, तो स्टॉक विल मेक मनी। बट हाई गाइडेंस है और हाई वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा करता है एज कम्पेयर टू लो गाइडेंस वाला स्टॉक। बट वो रिस्क वाला भी गेम है। अगर आप इतने हाई पी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब हाई पी पे इन्वेस्ट कर रहे हो और वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, then the stock gets written down as well. But the idea here was to give you a framework how to think about P. अब I hope आप P को ऐसे नहीं देखोगे ये 60 का P है then that is expensive। अब I hope आप वैसे नहीं करोगे। You should calculate a forward peg, 1 year forward P निकालो, 2 year forward P निकालो, peg ratio निकालो, देखो for a high growth business is the peg around peg 1, 1.2, 1.3 के आसपास है क्या? That's a fair good range. You can easily invest and आप ट्रैक करते रहो। अगर मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं वो कर रहा है with high growth guidances, तो stock makes a lot of money। बजाज फाइनेंस में देखा, स्काई गोल्ड में देखा, बट वो मैनेजमेंट नहीं करता है, देन यू नीड टू ट्रिम द एलोकेशन ना। यहीं पर तो लोग फंस जाते हैं, लोग ट्रैक तो करते नहीं है, एंड फिर वो बोलेंगे कि इट वाज ड्यू टू हाई वैल्यूएशन। अरे पापा, इट वाज नॉट ड्यू टू हाई वैल्यूएशन, बिकॉज अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करते जाता ना तो स्टॉक वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट वो एग्जीक्यूट नहीं करते, यू नीड टू कट आल्सो। सो यहाँ पर आपको इग्नोरेंट इन्वेस्टर नहीं बनना है, यू कम टू द मार्केट टू क्रिएट अल्फा, टू टू क्रिएट वेल्थ। तो आप एटलीस्ट यहाँ पर ट्रैक तो करो यार। देखो बात ये करो, कितना टाइम स्पेंड करते हैं अर्न करने के लिए। जैसे आई वाज आल्सो वर्किंग एट डेलॉयट एंड आई यूज्ड टू स्पेंड अराउंड 10 to 11 आवर्स ऑन एन एवरीडे बेसिस। सो इतना हम लोग टाइम करते हैं अर्न करने के लिए, अब उसको इन्वेस्ट करने के लिए वी कैन स्पेंड टाइम। सी, द आइडिया इज हियर टू टीच यू इन्वेस्टिंग। हो सकता है कल को जाके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अपना पैसा लो, दैट्स फाइन, बट आपको पता होना चाहिए ना कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। नाउ हैव गिवन अ लॉट ऑफ रैशनल अराउंड इट। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन ऑफ कोर्स इजीली आस्क मी। थैंक यू। फिर मैं नेक्स्ट सेशन करता हूँ, आई थिंक नेक्स्ट सेशन यार उसमें कर लेते हैं हाउ टू रिजेक्ट बिजनेसेस, राइट, कि कैसे फट फट होती एक एक 2-2 मिनट में हम छुट्टी पे जाते हैं कैन रिजेक्ट बिजनेसेस। तो नेक्स्ट सेशन उस पर रख लेते हैं।